हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल। हम लोग क्लास 12th की एक नई जर्नी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने सेकंड फिजिक्स को स्टार्ट किया था। किस फिजिक्स को? सेकंड फिजिक्स को। क्यों किया था, कैसे किया था, हम लोगों ने जान लिया है। सेकंड फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ लिए थे, परावर्तन पढ़ लिए थे। परावर्तन सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन जब अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जीरो से स्टार्ट करो, फिर बेसिक से एकदम स्टार्ट करो, क्योंकि परावर्तन 11th में है और 11th की कुछ चीज़ें जब तक कनेक्ट नहीं करोगे 12th में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण, दर्पणों के बारे में। दर्पण रिफ्लेक्शन के ऊपर ही, परावर्तन के ऊपर कार्य करते हैं। समतल दर्पण पढ़ा था। उसके बाद गोलीय दर्पण के 2 प्रकार पढ़े थे, अवतल और उत्तल। अवतल के 6 केस होते थे, 6 जगह पे, अलग अलग जगह पे वस्तुओं को रख सकते थे। 6 केसेस में कहाँ पे कौन सी वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पे किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों ने ले ली थी। उत्तल के भी 2 केसेस को पढ़ लिया था। उत्तल के 2 केसेस में हम लोगों ने दोनों स्थितियों में कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, इन चीज़ों के बारे में भी जान लिया था। आज क्या देखना है? आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र, यानी मिरर्स फॉर्मूला। दर्पण सूत्र देखेंगे। एक छोटा सा और फॉर्मूला देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। सर डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके पहले तो हमें दूरियां देखनी पड़ेंगी, किस दूरी का क्या नाम होता है, इसमें कुछ टाइम खर्च होगा। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा चिन्हावली देखनी पड़ेगी। चिन्हावली का मतलब दूरियां किधर पॉजिटिव में होती हैं, किधर नेगेटिव में होती हैं, उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसमें कुछ टाइम लॉस होगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूलेस पे बात कर लेंगे, दर्पण सूत्र पे बात कर लेंगे और संबंध के बारे में बात कर लेंगे। इसके जस्ट अगला वाला लेक्चर जो आएगा, उसमें हम लोग किस बारे में बात कर लेंगे? डेरिवेशंस के बारे में बात कर लेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशन, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का डेरिवेशन और दर्पण सूत्र का जो सूत्र होता है उसका डेरिवेशन इसके अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में डेरिवेशन नहीं करना है, क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले देखो चिन्हावली क्या होती है, किधर की दूरियां पॉजिटिव में होती हैं और किधर की दूरियां नेगेटिव में होती हैं, इसको देख लेना है। तो आप लोग डाल लो चिन्हावली, हेडिंग डाल लो चिन्हावली। चिन्हावली को कुछ और भी बोलते होंगे, किताब में कहीं कहीं पे अलग शब्दावली दी हो तो देखना। जैसे मान लो कि ये क्या है, कोई दर्पण है, कोई क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है जानते हो? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसके उभरे हुए सतह की तरफ कली है तो अवतल। और ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल। ये कैसा है? उत्तल। ये है अवतल और ये कैसा है? उत्तल। अब एक बात को समझना, हर जगह अलग अलग लिखा है। किताबों में जाओगे तो लिखा रहेगा दाएं देखने पर, बाएं देखने पर, ऊपर नीचे, ऐसे कुछ लिखा होगा, समथिंग समथिंग, ठीक है। अब दाएं बाएं में कन्फ्यूजन हो सकती है और होती है, गलत कॉन्सेप्ट है ये किताबों वाला, कि दाएं बाएं में दर्पण को अगर तुमने इस तरीके से लिखा है, इसके लिए दाएं वाला ये भाग हो गया, और दर्पण, यही सेम दर्पण को तुमने अगर पलट दिया तो दाएं तो यही है, लेकिन ये सिस्टम तो अलग हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। हाँ, 99% केसेस में दर्पण को जिस तरीके से रखा जाता है वो इन्हीं तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से और इस तरीके से। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, दाएं और बाएं हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लाना है। देखो, कोई भी दर्पण है, कोई भी दर्पण है, उसमें 2 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ। एक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। कहने का मतलब परावर्तक पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसकी तरफ कलई नहीं है, जिसकी तरफ पेंट नहीं है। और एक होता है जिधर कलर है, वो वाला पृष्ठ। जिधर, जैसे इसमें देखो, इस वाले दर्पण में इधर कलर है और इधर कलर नहीं है, तो जिधर कलर नहीं है वो वाला पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। और इधर कलई है तो ये वाला कलर वाला पृष्ठ है और ये वाला पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जिधर वस्तु रखी होती है, जिधर वस्तु रखी होती है उधर का पृष्ठ होता है परावर्तक पृष्ठ। जिधर वस्तु होती है, यानी वस्तु उधर होती है जिधर कलर नहीं होता है। वस्तु किधर होती है? जिधर कलर नहीं होता है। अब बात को समझना, जिधर कलर नहीं होता है
उस तरफ की जिधर कलर नहीं होता है उस तरफ की सारी दूरियां होती हैं कैसी, निगेटिव। जिधर वस्तु रखी है उधर की, दर्पण से वस्तु जिधर रखी है उस तरफ की दूरियां, दर्पण से वस्तु जिधर रखी है उस तरफ की दूरियां होती हैं नेगेटिव। यानी अगर हम लोग इस तरफ की दूरियों की बात करें तो ये होती हैं नेगेटिव। कैसी होती हैं, नेगेटिव। और अगर हम लोग इस दर्पण में इधर की दूरियों की बात करें तो ये होती हैं पॉजिटिव। कैसी होती हैं, पॉजिटिव। यानी इधर की दूरियां धनात्मक, इसको रफ कर दो नहीं तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा। इसको रफ कर दो। इसको देखो, जिधर कलई नहीं है उधर की सारी दूरियां नेगेटिव और जिधर कलई है उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। तो क्या बात समझ में आई, जिधर कलई नहीं है उधर की सारी दूरियां नेगेटिव और जिधर कलई है उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। और अब नीचे भी तो कलई नहीं है ना, ये भी सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, माइनस में होंगी, और इधर की दूरियां सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऊपर नीचे देखो, मुख्य अक्ष के ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर वाली सारी दूरियां रहेंगी वो रहेंगी पॉजिटिव। कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के नीचे वाली जो दूरियां रहेंगी वो रहेंगी नेगेटिव। कैसी रहेंगी, नेगेटिव। इधर की पॉजिटिव और इधर की नेगेटिव, इधर की नेगेटिव। अभी हम लोग वो समझ लेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, कैसे होती है, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि जिधर कलई नहीं है उधर की सारी दूरियां नेगेटिव और जिधर कलई है उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर अब हम लोग ऐसे दूरियों को नापेंगे तो ये देखेंगे पृष्ठ किधर है, जिधर कलई नहीं है उधर की नेगेटिव, जिधर पृष्ठ में कलई है उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। लेकिन अगर ऊपर नीचे ऐसे दूरियां को नापेंगे तो ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव। ठीक है, ये वाला चित्र बना लो और एक उत्तल दर्पण के लिए भी बनाते हैं। फिर देखो, इसको बना लो उत्तल दर्पण के लिए। देखो उत्तल दर्पण में ये तो अवतल हो जाएगा अगर हम लोग इधर कलई कर देंगे। इधर देखो, ये दर्पण क्या है, ये है हमारा उत्तल। क्या है, उत्तल दर्पण है। कैसा है, उत्तल। क्यों, क्योंकि इसके धसे हुए भाग की तरफ कलई है। अब देखो, इधर कलई है तो इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव और इधर कलई नहीं है तो इधर की सारी दूरियां निगेटिव। कन्फ्यूजन नहीं पालना है। अगर दर्पण इस तरह बना होता तो इस तरह धसे हुए भाग की तरफ कलई होती और इस तरह मुख्य अक्ष। तो अब इधर जिधर कलई नहीं है इधर की सारी दूरियां नेगेटिव और इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बस दर्पण घुमा के रख दिया गया है, सतह इधर होगी उधर हो गई। तुम्हें ये याद है कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेम ऊपर नीचे वाला तो सेम कॉन्सेप्ट है कि ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। आई ना बात समझ में। इधर भी ऊपर जितनी है, मुख्य अक्ष के जितने ऊपर हैं वो सारी पॉजिटिव और नीचे जितनी दूरियां हैं वो सारी नेगेटिव। अब देखो, फोकस दूरी, दूरियां, उनको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा, हमें पता है कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा, उसके बाद 11th में भी पढ़ा, और तुम लोग जानते हो कि V क्या होता है, U क्या होता है। V होती है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब जहां रखा है वहां तक की दूरी। फोकस दूरी होती है ध्रुव से फोकस तक की दूरी। वक्रता त्रिज्या होती है ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। और U क्या होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा देख लोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देख लोगे तो जिनको अगर नहीं पता है, बाई चांस हो सकता है 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, तो वो तो समझ लेंगे कि जो V है, U है, F है, R है, ये सब चीजें हैं क्या। उसके बाद हम लोग तो उनको बता ही रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लो कि किस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है,
इसको रब कर देंगे, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिधर कलई नहीं है उधर की सारी दूरियां नेगेटिव, जिधर कलई है उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर की सारी पॉजिटिव, नीचे की सारी नेगेटिव। दाएं बाएं का चक्कर ही छोड़ो, दाएं बाएं का चक्कर ही छोड़ो। ठीक है, अब देखो दूरियां, क्या देखना है, दूरियां। दूरियों में तुम्हें जो नाम देखने को मिलेंगे उनमें सबसे कॉमन नाम मिलेंगे। एक कोई भी दर्पण बना लेते हैं, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा ये तो समझ लेते हैं। अवतल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, अवतल। अवतल दर्पण में ये अगर हम लोग मान लें कि इस गोले से काट के ये बनाया गया था तो यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा। ये ध्रुव है, इन दोनों के जस्ट बीच में फोकस है, क्या है, फोकस है। इतना हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ये क्या है, फोकस है। अब ये इधर कहीं पे अनंत है। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं आर, यानी वक्रता त्रिज्या। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं, एफ। लेकिन एक चीज और आती है, अगर मान लो यहां कहीं वस्तु है और यहां कहीं प्रतिबिंब बना, जहां भी प्रतिबिंब बना, मान लो कि यहां प्रतिबिंब बना, यहां प्रतिबिंब बना, तो ये जो दूरी रहेगी वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी रहेगी इसको बोलोगे u। वस्तु से ध्रुव के बीच की जो दूरी रहेगी उसको बोलोगे u। और जो वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी रहेगी उसको बोलोगे v, क्या बोलोगे, v। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को f यानी फोकस दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को r यानी वक्रता त्रिज्या, v किसे बोलते हैं, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को v, और u किसे बोलते हैं, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं u बोलते हैं। इसको लिख लेना, इसको क्या कर लेना, लिख लेना, चित्र बना लेना। और ठीक है, हम नाम भी लिख देते हैं इसमें। f है फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। u क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। r क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और कुछ बचा है, फोकस दूरी हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, v हो गया, u हो गया, बस और खत्म है हमारा। आर भी हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों चीजें हमारी हो गई। इनको लिख लो कौन क्या होता है, ये चित्र बना लेना, इससे पता रहेगा। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को एफ बोलते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। वी किसे बोलते हैं, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को वी बोलते हैं, और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को यू बोलते हैं। इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लो, चलो ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, क्योंकि इसमें सुविधा होती है ना, बंद करके फिर लिख सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए कि बताओ अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, रट्टा मार लोगे तो बता ही लोगे कि नेगेटिव होती है। ऐसे याद कर लिए, एकदम रट्टा मार लिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और याद है तो डेटा याद है। लेकिन अगर भूल गए तो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है कि जिधर कलर नहीं है उधर की दूरियां क्या है, नेगेटिव हैं, और जिधर कलर है उधर की दूरियां पॉजिटिव हैं। तो तुम क्या करोगे, अवतल दर्पण बना लिए, क्या बना लिए, अवतल दर्पण बना लिए, मुख्य अक्ष खींच लिए। तुमने क्या किया, मान लो कि इस गोले से काट करके अवतल दर्पण बनाया गया था, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र, यहाँ कहीं पे फोकस, और जब फोकस दूरी की बात कर रहे हैं तो ये है ध्रुव, ये वाली दूरी पूछ रहा है वो यही फोकस दूरी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। अब ये दूरी किधर है, जिधर कलर नहीं है, जिधर कलर नहीं है।
जिधर कलर नहीं है उधर की दूरी तो निगेटिव। तो जाहिर सी बात है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। पूछेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, देखो ये है कोई उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण, इस गोले से काट करके बनाया गया था, इस गोले से काट करके बनाया गया था। यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र, यहाँ कहीं पे फोकस, जस्ट बीच में यहाँ कहीं पे ध्रुव। ये वाली दूरी पूछ रहा है फोकस दूरी, और ये वाली दूरी क्या होगी, इधर कलई नहीं है, इधर है ना दूरी, इधर कलई नहीं है, जिधर कलई नहीं उधर की सारी दूरियां पॉजिटिव, सीधे कॉन्सेप्ट पे। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या का भी सेम कॉन्सेप्ट है, अवतल की नेगेटिव उत्तल की पॉजिटिव। आई ना बात समझ में। अब सर वस्तु तो जहां भी रख के रहेगी हमेशा नेगेटिव, u का जो मान आएगा हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, कंडीशन ही यही है कि जिधर कलई नहीं होगी वस्तु उधर ही रख के रहेगी। प्रतिबिंब कहां बन रहा है ये डिसाइड करेगा कि प्रतिबिंब नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, ये तो निर्भर करेगा। हाँ, अवतल दर्पण के सिर्फ एक केस में पॉजिटिव हो सकती है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। क्यों, तभी प्रतिबिंब पीछे बनता है। और उत्तल के केस में हमेशा ही प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किधर रखी है वस्तु, किधर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब उधर बन रहा है जिधर कलई नहीं है तो पॉजिटिव, और जिधर कलई है अगर उधर बन रहा है तो नेगेटिव। अर्थात कहें, क्या कहें कि अगर वास्तविक के लिए बात हो रही है तो नेगेटिव, और अगर आभासी के लिए बात हो रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, चलते हैं, यहां पे इतना उलझना नहीं है। अब देखना, यहां कहीं पे क्या था, यहां कहीं पे था वक्रता केंद्र, यहां कहीं पे था ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र के जस्ट बीचों बीच था फोकस। क्या था, जस्ट बीचों बीच था फोकस, जस्ट बीचों बीच था फोकस। शांत हो जाओ, वो शोरगुल नहीं करना होता। बीचों बीच क्या था, फोकस था। शांत करो उसे, शांत करो, बंद करो, शांति से करते हो। जस्ट बीचों बीच क्या था, फोकस था। क्या था, फोकस था। इस दूरी को बोल रहे थे फोकस दूरी, और इस दूरी को बोल रहे थे वक्रता त्रिज्या। क्या बोल रहे थे, वक्रता त्रिज्या। ये समझो, जब इसके जस्ट बीचों बीच है तो क्या ये पूरे का आधा नहीं है और ये भी आधा है, लेकिन वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच की दूरी को कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो यानी अगर देखा जाए कि r जो है वो पूरा है वक्रता केंद्र ध्रुव, उसमें अगर f को तुम्हें फोकस दूरी को लिखना है तो 2 का गुणा करने करेगा, इसको दुगना करना पड़ेगा जब तुम इसके बराबर लिख सकते हो, यानी 2f। r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है, यानी f बराबर अगर लिखोगे तो r/2 लिखोगे। ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। आई ना बात समझ में, f बराबर r/2, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसमें इतना सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट, कल इसका डेरिवेशन भी करना है, पहला फॉर्मूला आया है अभी तक का, दूसरा देख लो। दर्पण सूत्र लिख लो, अगली हेडिंग, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र सीधा फॉर्मूला देते हैं, होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र, ये होता है दर्पण सूत्र। 1/v + 1/u बराबर 1/f। कल इसका डेरिवेशन हम लोगों को करना है। यानी अगर इसमें अज्ञात राशियां कितनी हैं, 3 हैं। एक है प्रतिबिंब की स्थिति v, u क्या है वस्तु की स्थिति, f क्या है फोकस दूरी। लिख लो यहाँ पे, v क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, u क्या है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, f क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी। जब किसी भी फॉर्मूले में, जब किसी भी फॉर्मूले में जितनी अज्ञात राशियां होती हैं
तो उनमें से अगर 5 हैं तो 4 का मान दिया जाएगा, 3 है तो 2 का मान दिया जाएगा। इसमें कितनी है? 3 है अज्ञात राशियां, एक है प्रतिबिंब की स्थिति, एक है वस्तु की स्थिति और एक है फोकस दूरी। ठीक है ना, फोकस की स्थिति को ही तो फोकस दूरी बोलते हैं। तो 3 है, क्या है? 3 है, जिनमें से 2 का मान दिया जाएगा। अगर प्रतिबिंब की स्थिति का मान दे दिया गया और फोकस दूरी दे दी गई तो तुम वस्तु की स्थिति निकाल लोगे। और इतना कॉमन सेंस अब हमारे अंदर है कि फोकस दूरी दी जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो फोकस दूरी क्या है, दर्पण कौन सा है। कैसे पता चलेगा? अभी चिन्हावली पढ़े ना। क्यों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल की पॉजिटिव होती है। यानी फोकस दूरी से अनुमान लगा लोगे कि कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक छोटा सा टर्म हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे अभी आने वाले टर्न में। ठीक है, एक देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आवर्धन। लिख लो बच्चा, आवर्धन। लिखो आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन एक ऐसा टर्म है जो हमें यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु के कितने गुना है। आवर्धन एक ऐसा टर्म है जो हमें यह बताता है कि किसी दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के कितने गुना है। कितने गुना है, ये नहीं बोला गया कितने गुना बड़ा है, कितने गुना छोटा है। आई ना बात समझ में? कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है। तो ये समझो कि अगर छोटा है तो बोला जाएगा कि उतने गुना है, उतने गुना छोटा है। अगर छोटो कि एक लेंथ है हमारे पास L और एक है दूसरी लेंथ L डैश, L डैश का मान है L/2, तो क्या कहोगे कि L डैश L से 2 गुना छोटा है। आई ना बात समझ में? या अगर उल्टा बोलोगे कि L डैश का 2 गुना बड़ा है, लेकिन सिर्फ आवर्धन इतना बता रहा है कि वो कितने गुना है। उसका चिन्ह डिसाइड कर लेगा कि वो कितने गुना बड़ा है कि कितने गुना छोटा है। चलो देख लेते हैं हम लोग। आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन दिख रहा है, ये लाल वाला है ये, हाँ समझ में आ रहा है। आवर्धन एक ऐसा पद है जो यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है, वस्तु का कितना गुना है, वस्तु का कितना गुना है, वस्तु का कितना गुना है। अब सोचो, अगर हमें गुना बताना है किसी भी चीज का तो क्या करते हो? अगर L, अच्छा अभी इसके पहले भी एक चीज हम लोग देख लिए कि जो फोकस दूरी थी वो वक्रता त्रिज्या के आधी थी, यानी जो वक्रता त्रिज्या थी फोकस दूरी का दुगनी थी। तो कैसे लिखे थे? R बराबर 2F, R बराबर 2F। कैसे लिखे थे? R बराबर 2F। यानी अगर हम लोग M का मान निकालेंगे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगना है। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगना है। तो वक्रता त्रिज्या कितने गुना है, और यह क्या बता रहा है कि वस्तु से जो प्रतिबिंब बना है वो कितने गुना बड़ा है। यानी ऊपर हमको लिखना पड़ेगा बटे में एक रेशियो, एक क्या है, एक रेशियो, एक ऐसा अनुपात हमें भाग देना पड़ेगा, तब पता चलेगा। यानी हमें ऊपर लिखना पड़ेगा किसको लिखना पड़ेगा? प्रतिबिंब की दूरी को, यानी प्रतिबिंब की स्थिति को। नीचे लिखना पड़ेगा वस्तु की स्थिति को। तो देखो, जब हम लोग लिखेंगे M का मान तो यहां पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या का मान। तो वक्रता त्रिज्या को देखो कितना लिखना पड़ेगा? 2F। कितना लिखना पड़ेगा? 2F। और फोकस दूरी को कितना? फोकस दूरी तो फोकस दूरी है तो F लिखेंगे, और जब F से F काट देंगे कि 2 आ जाएगा।
यानी m का मान आ गया 2 गुना m। यहाँ पे आवर्धन नहीं है, यहाँ पे 2 दूरियां थी, एक थी वक्रता त्रिज्या, एक थी फोकस दूरी। अब हमें वक्रता त्रिज्या के बारे में जानकारी लेनी थी कि वो कितना गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे कि ऊपर उसको लिख देंगे दूरी को जिसके बारे में जानना है कि वो कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है, वो नीचे लिख देंगे कि वह दूरी जिससे हम लोग उसकी तुलना कर रहे हैं, किससे कितनी गुना बड़ी है। ठीक है ना। यानी अगर हम आवर्धन में देखें, सीधी बात सुनो, अगर हम लोग आवर्धन में देखें कि आवर्धन में प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की जो साइज है उसको देखना है कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना है या कितने गुना छोटा बना है। हमें ऊपर लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब की हाइट को और नीचे लिखना पड़ेगा वस्तु की हाइट को, तब हमें पता चलेगा कि प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है। अब सोचना, प्रतिबिंब की हाइट अगर छोटी है तो ऊपर छोटी दूरी रहेगी, नीचे बड़ी दूरी रहेगी, तो उसका जो मान आएगा वो 1 से कम आएगा। कैसे आएगा, 1 से कम। तो एक नोट और भी लिख लो कि जो प्रतिबिंब की हाइट अगर कम है तो जो आवर्धन का मान रहेगा वो कैसा रहेगा, 1 से कम रहेगा। अगर प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट के बराबर है तो वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, आवर्धन का मान 1 रहेगा। और अगर प्रतिबिंब की हाइट आवर्धन के मान प्रतिबिंब की हाइट अगर वस्तु की हाइट से ज़्यादा है तो जो मान रहेगा आवर्धन का वो 1 से ज़्यादा रहेगा। कैसा रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा। देखो लिख लेते हैं। तो पहले तो आवर्धन का सूत्र क्या करना है, आवर्धन एक ऐसा पद है तो m है, और जिसे m से लिखते हैं कितने गुना है, और जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर होता है I बटे O। I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और O क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। NCERT में एक चीज और लिखी है, H डैश अपॉन H। H डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, H क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो देख लो I और H डैश दोनों क्या हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई, और O और H क्या हैं, O और H वस्तु की लंबाई। कोई दिक्कत इसमें, H और O क्या है, वस्तु की लंबाई। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एक बात समझो, जब प्रतिबिंब छोटा है तो ऊपर छोटी दूरी नीचे बड़ी दूरी, जब अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मान 1 से कम ही आना है। तो जब प्रतिबिंब छोटा है, इस थ्योरी को भी लिख लो, हम बोल रहे हैं, लिख लो, नीचे नोट करके लिखो कि जब प्रतिबिंब छोटा है तो आवर्धन का मान यानी m का मान 1 से कम आएगा, और जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना है तो m का मान 1 आएगा, और जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है तो आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को देते हैं, क्वेश्चन समझना। किसी अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका आवर्धन क्या होगा, किसमें, अवतल दर्पण में। m बराबर लिखो, m बराबर क्या होता है, I बटे O। I यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, I माने प्रतिबिंब की ऊंचाई, और O माने वस्तु की ऊंचाई। अब एक और फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब हमने कहा कि बताओ जब वस्तु अनंत पर है तो आवर्धन का मान बताओ। अब इसमें हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर रहे हैं। अब कहोगे सर जी ऊंचाई तो बताई ही नहीं गई है, तो कैसे निकालेंगे मान। तो स्थिति में भी संबंध होता है आवर्धन का। क्या होता है, बराबर फॉर्मूला होता है
माइनस वी बटे यू, यानी m बराबर माइनस वी बटे यू भी एक फॉर्मूला होता है जो कि प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति और आवर्धन के बीच में एक संबंध होता है। क्या होता है? v, u और m में एक संबंध होता है जिसका फॉर्मूला रहता है m बराबर माइनस वी बटे यू। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नहीं, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस से बन रहा है, उसका आवर्धन का मान क्या रहेगा? आवर्धन का मान तो देखना m बराबर क्या है, इसको लिख लो, सूत्र को लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो और m बराबर लिखो। और v और u जानते हो, v है प्रतिबिंब की स्थिति, u है वस्तु की स्थिति। m बराबर माइनस वी बटे यू है, माइनस वी बटे यू है। अब v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। चलो ठीक है, तो माइनस एफ। अब माइनस एफ लिखोगे क्या? नहीं, अवतल दर्पण बोला है तो फोकस तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो माइनस फोकस रखोगे, माइनस फॉर्मूला पहले से है तो प्लस हो जाएगा। u क्या है? u है वस्तु की स्थिति। और जब वस्तु अनंत पे है तो अनंत तो मतलब अनंत है, अनंत तो मतलब बहुत दूर है, अनंत है। चलो अनंत का सिंबल लिख देते हैं, अनंत। अब इसको सॉल्व करते हैं तो f बटे अनंत को हम लोग लिख सकते हैं 1/0। क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो अनंत को जब 1/0 लिखे तो एक स्टेप और बढ़ाओगे, f गुणे 0/1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0/1 आ जाएगा। ऊपर 0 है तो टोटल को 0 कर देगा। यानी जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब 0 गुना बनता है। क्योंकि सर बनता तो है, पर 0 गुना क्या होता है? इतना छोटा होता है कि उसकी हाइट ही हम लोग नहीं नाप सकते। मान लेते हैं कि 0 है। क्या है? 0। पढ़े भी तो थे कि बिंदुवत, क्या था? बिंदुवत बनता है, यानी इतना छोटा होता है कि उसकी जो आवर्धन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। आई बात समझ में? इस बात को हम लोग समझ गए, आवर्धन को भी हम लोग क्या कर लिए? जान लिए हैं। तो आज पे यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डेरिवेशंस के बारे में भी जान लेंगे।